हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपके यूनिट 16 सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स के पार्ट सेकंड के बारे में। क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था तो हमने इसके पिछले पार्ट में या पिछले यूनिट में हमने सिर्फ उस चैप्टर को आधा कवर किया था। उसके आगे का हम आज कवर करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब तो आता है अब रोल ऑफ आईसीसी इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन कि आईसीसी जो आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका क्या रोल होता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईसीसी है क्या, कहाँ पर है। मतलब थोड़ा हमें आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसके रोल्स को देखेंगे। तो फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड there is a international chamber of commerce. ICC had its headquarters at Paris. ICC arbitration or conciliation can take place anywhere in world, and there is no restrictions on the type of business disputes that can be submitted to ICC for arbitration or conciliation. ICC has a clear framework of rules and procedures which provides the required facilities and administration and supervisory services। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल पे कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसको सोल्व आउट करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये कहाँ पर है? ये आपका है पेरिस में है। कह सकते हैं आपका जो हेड क्वार्टर है आईसीसी का वो कहाँ पर है? पेरिस में है। अब आईसीसी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन कैन टेक प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन करवाता है तो उसे आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। और इसमें देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आपका किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो, आप हर तरह के बिजनेस डिस्प्यूट्स को यहाँ पर जाके सोल्व आउट कर सकते हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ अपने क्लियर फ्रेमवर्क हैं, रूल्स हैं और प्रोसीड्यूर्स हैं जिनके थ्रू वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसको आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशंस को। आईसीसी सिस्टम हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडहॉक आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होती है, आपके एडहॉक आर्बिट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब क्या था हमने एडहॉक आर्बिट्रेशन में कि उसने उन्हें कोई रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करना होता। ये एक तरह से इनफॉर्मल वे में काम करता है। तो देखते हैं कि आईसीसी में क्या क्या होता है या किन हिस्सों को जोड़कर आईसीसी बनता है। तो इसके नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका सेक्रेटरीट, दूसरा आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इनके बारे में आगे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आईसीसी हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट विच सुपरवाइज ईच आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन together with the comprehensive set of rules for guiding the procedures। इसमें जो सेक्रेटरीट होता है हमारा वो परमानेंट होता है। उसका काम क्या होता है, हम जितनी भी आर्बिट्रेशन और कह सकते हैं कॉन्सिलेशन करते हैं उन सबको सुपरवाइज करना। किसके साथ? सेट ऑफ रूल्स। मतलब इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स के अंडर रह के उन रूल्स को देखता है कि उन रूल्स के हिसाब से वो आर्बिट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, या उस कॉन्सिलेशन में उनके रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया है। कह सकते हैं कि ये जो पूरा आपका प्रोसेस होता है आर्बिट्रेशन का और कॉन्सिलेशन का, उसको ये गाइड करते हैं। दूसरा है द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज हेडेड बाय अ चेयरमैन असिस्टेड बाय 8 वाइस चेयरमैन। तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं जो इनका कोर्ट होता है आर्बिट्रेशन का, इसमें कितने मेंबर्स और किस डिवीज़न में होते हैं। तो सबसे पहले 8 वाइस चेयरमैन होते हैं इसके अंदर। आ सेक्रेटरी जनरल, एक सेक्रेटरी जनरल होता है आपका, एंड वन और सेवरल टेक्निकल एडवाइजर्स सिलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीसी। कह सकते हैं एक या एक से ज़्यादा टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं इसमें, और उन्हें सेलेक्ट कौन करता है? सिलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम आईसीसी ही यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका काफ़ी
लंबा पड़ता है और ये उसी की एक कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है। द कोर्ट मीट्स वंस इन अ मंथ। जो कोर्ट होता है ये कि आपने एक महीने में कितने डिसीजन लिए, आपने कितनी आर्बिट्रेशन कराई, उनका रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिलेशन का, उन सभी चीज़ों के लिए ये मंथ में एक बार मिलते हैं, मीटिंग होती है। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डज नॉट इटसेल्फ सेटल डिस्प्यूट। और जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं ये कोर्ट उसको कह सकते हैं कि खुद सेटल नहीं करती। ये एक तरह से आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करती है, काउंसिलेटर्स को अपॉइंट करती है कि वो इनके बिहाफ उसे सॉल्व आउट करें। ये सिर्फ उसे गाइड करते हैं और सुपरवाइज करते हैं उस केस को। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट एंड कन्फर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड कॉन्सिलेटर्स। तो यही हमने कहा था अभी कि ये खुद को केस को सॉल्व ना करके, सेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट ना करके, ये किनको अपॉइंट करते हैं, आर्बिट्रेटर्स को और कॉन्सिलेटर्स को, उसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए। द कोर्ट हैज़ the power to ensure application of ICC rules for arbitration and conciliation। इनके पास पावर होती है कि जो इनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरा करवा सके आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में, फोर्सफुली भी और वैसे भी, क्योंकि इनके रूल्स को फुलफिल करना, यहाँ पर मानना ज़रूरी होता है। द कोर्ट फिक्सेस द प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन आपकी किस जगह पर होगी वो कौन फिक्स करेगा? आपका आईसीसी फिक्स करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब आपका जो होता है वो फिक्स करेगा। द आर्बिट्रेरियल अवार्ड इज मेड एट द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। द आर्बिट्रेरियल अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड द पार्टी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिड आउट द अवार्ड। अब यहाँ पर होता है आर्बिट्रियल अवार्ड। नॉर्मली अगर आप अवार्ड की बात सुनते हैं या आप देख रहे हैं तो आपको लगता होगा अवार्ड मतलब कुछ सरप्राइज़, कुछ गिफ्ट, या कह सकते हैं कुछ हमें उपहार मिले, लेकिन यहाँ पर उससे इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है आर्बिट्रियल अवार्ड, मतलब जो उनका डिसीज़न आएगा, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के बाद जो डिसीज़न देंगे उसे कहते हैं हम आर्बिट्रेरियल अवार्ड। ये कहाँ पर दिया जाता है? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पे, जहाँ पर आपकी आर्बिट्रेशन होती है, जहाँ दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसी जगह पर आपका डिसीज़न दिया जाता है। और ये आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग, मतलब ये आखिरी होता है और दोनों पक्षों को ये मानना पड़ता है। ये नहीं है कि आप इसे मना कर दे कि मैं इसे नहीं मानूंगा, या कोई पार्टी उस चीज़ को फॉलो ना करे, क्योंकि अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है, आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया है, तो वो आपका फाइनल होएगा। अब देखते हैं मेजर इश्यूज़ क्या आते हैं जब आपका कोई डिस्प्यूट्स को सेटल करता है आईसीसी उस टाइम पे, या आपके जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट सेटल करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है अप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ। अब इसमें क्या है? इट इज़ द राइट ऑफ द पार्टीज दैट दे हैव टू चूज देयर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज इंक्लूड द डिस्प्यूट्स। अब हर पार्टी के अपने राइट्स होते हैं कि वो ट्रेड में कौन से रूल्स रेगुलेशंस को चूज़ करें, और अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी उन्हें कुछ राइट मिलते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने तो एक्सप्रेस कर दिए होते हैं या इम्प्लाइड होते हैं आपके वो रूल्स। इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड चॉइस, द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑफ द एक्सपोर्टर इज टू बी अप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ और द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन केस आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉ रूल्स के बारे में आपने नहीं डिस्कस किया है, तो वहाँ पर कौन सा आपका लॉ लगेगा, रूल लगेगा? ये कह सकते हैं बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ अलग अलग कंट्री से होती हैं, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं। तो उस कंडीशन में उस चीज़ को चूज़ करना कि उसमें किसका लॉ लगे, बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं मेजर इशूज़ है। तो उस कंडीशन में एक्सपोर्टर का जो होता है, बिजनेस ऑफ द एक्सपोर्टर, अप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ, कह सकते हैं कि आपका जहाँ पर एक्सपोर्टर का काम ख़त्म होता है, या जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टर होता है, मतलब एक्सपोर्टर कोई प्रोडक्ट कहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट होएगी उस कंट्री का रूल वहाँ पर लगता है। दूसरा है जूरिडिक्शन ऑफ द फॉर्म। इसमें क्या है? द इशू रिलेटेड टू द जूरिडिक्शन ऑन और कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट टू हियर द केस।
In the absence of an arbitration agreement, only the court at defendant's place of business are competent to hear and try to case. अब आपके बीच में कोई कह सकते हैं डिस्प्यूट हो गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो वो किस रीज़न के अंदर आएगा या कहाँ की कोर्ट उसे या कहाँ का जुरिडिक्शन उसे सोल्व आउट करेगा। तो ये डिसीज़न लेना कि वो आपका जो डिस्प्यूट्स है वो किस जुरिडिक्शन के एरिया में आता है, किस जुरिडिक्शन की पावर अथॉरिटी के अंदर आता है, उस चीज़ का भी कह सकते हैं बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है कि आप वहाँ पर किसको सेलेक्ट करें, एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को। तो इसमें कंडीशन में क्या कहते हैं कि जो हमारा डिफेंडर्स प्लेस होती है उस प्लेस के जो कोर्ट होते हैं उसी को हम सेलेक्ट करते हैं अपनी प्रोसेस के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए। तीसरा है वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अब ये भी सेम वैसा ही आपका, जब आपका कोर्ट का तुम्हें नहीं पता था कि किस कोर्ट के अंडर या किस जुरिडिक्शन के अंदर हमारा केस चलेगा या हमारा सेटलमेंट होगा, तो वैसा ही होता है कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अब हो सकता है कोर्ट ने तो आपका आर्बिट्रेटर कह सकते हैं अपॉइंट कर दिया हो, लेकिन ये फिक्स ना हो कि किस जगह पे आपकी आर्बिट्रेशन होएगी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले से ही मेंशन कर रखी है प्लेस, फिर तो सही है, क्योंकि आपको एक पहले से एक फ़िक्स प्लेस आपने डिसाइड करी है। लेकिन अगर आपने फ़िक्स नहीं कर रखी तो उस कंडीशन में ये एक इशू बनता है कि आप किस जगह को फ़िक्स करें आर्बिट्रेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट है अप्लीकेबल प्रोसीड्यूरल लॉ। हमारे देखो सब्सटेंटिव में क्या था कि उसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर जब हम पार्टीज़ के खुद के कह सकते हैं पावर्स होते हैं, राइट्स होते हैं, उसकी बात करी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, द रूल्स एंड लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन इज अकर्ड। अब यहाँ पर आपका जिस कंट्री में या जिस जुरिडिक्शन में आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होएगा वहाँ के कौन से रूल्स इस पर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे वो देखना पड़ता है। कि ज़रूरी तो नहीं है एक्सपोर्टर इंपोर्टर या दोनों पार्टीज़ का जो आर्बिट्रेशन हो उन्हीं की कंट्री में हो सकता है किसी थर्ड कंट्री में हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उनका डिस्प्यूट हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में देखना पड़ता है हमें कि उस आर्बिट्रेशन में जो रूल्स लगेंगे, जो लॉस को हम फॉलो करेंगे, वो कहाँ के फॉलो किए जाएंगे, किस कंट्री के फॉलो होंगे या किस पार्टी के आर्बिट्रेशन के लॉ होंगे। फिफ्थ है रिकॉग्नाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट एंड आर्बिट्रेटल अवार्ड। अब हो सकता है आपका कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, ये अलग अलग कंट्री में रहते हैं। अब ए और बी में कोई डिस्प्यूट हुआ और उसे किसी सी कंट्री में आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व आउट किया गया, लेकिन सी ए से अलग कंट्री है और बी से भी अलग कंट्री है। अगर ए और बी कंट्री यहाँ पर ये दोनों कंट्री कह दें कि जो सी ने डिसीज़न दिया है हम उसे फॉलो नहीं करेंगे या एनफोर्स नहीं करेंगे अपनी कंट्री में, कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्हें फॉलो करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि सी कंट्री ने तो अपना डिसीज़न दे दिया, सी ने आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीज़न दे दिया या कह सकते हैं अवार्ड दे दिया, लेकिन उसे फॉलो करवाना, उसे एनफोर्स कराना तो उन कंट्रीज़ के ऊपर है, डिपेंड करता है जहाँ पर वो पार्टीज़ बिलोंग करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है कि आपका जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है या फॉरेन जजमेंट होता है उसे रिकॉग्नाइज या एनफोर्समेंट किया जा सके या करा किस तरह करा जाए। सिक्स द लॉ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स इन इंडिया। अब लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स इन इंडिया मतलब व्हेन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिव एनी डिसीजन और अवार्ड इन एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपकी आईसीसी है, उसने कोई डिसीजन दे दिया तो उसे इंडिया के अगर किसी कह सकते हैं एक्सपोर्टर के अगेंस्ट दिया है या इंपोर्टर के अगेंस्ट दिया है तो उसे एनफोर्स कौन कराएगा, वो तो हमारी इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस, हमारा जो एक्ट आर्बिट्रेशन का हमारी गवर्नमेंट है वही उस चीज़ को एनफोर्स कराएगी। तो ये भी ज़रूरी होता है कि जब तक उस कंट्री की गवर्नमेंट या कह सकते हैं एक्ट रूल्स रेगुलेशंस उसको फिलफिल ना करें या उसको एनफोर्समेंट ना कराएं तब तक उस अवार्ड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सेम कंडीशन ये है कि अगर इंडिया कोई डिसीजन दे दे तो उसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी एनफोर्स कराना पड़ेगा। क्योंकि सिक्स्थ में था कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बाहर इंडिया के अगेंस्ट या फेवर में कोई डिसीजन देता है
तो उसे इंडिया में कौन एनफोर्स कराएगा। और अगर सेवन्थ केस है कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं इंडिया की कोई हमारा एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996, वो कोई डिसीजन दे दे दूसरे के बारे में, तो दूसरी कंट्रीज़ में उसको एनफोर्स कौन कराएगा या किस तरह उसे एनफोर्स कराया जाएगा। तो ये कुछ हमारे इश्यूज़ थे जो किसी भी सेटलमेंट्स डिस्प्यूट्स में आते हैं। अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। हमारा जो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द लेटेस्ट आर्बिट्रेशन लॉ। हमारी जो कह सकते हैं इंडिया में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं आर्बिट्रेशंस की, वो किसके थ्रू होती है या कौन सा रेगुलेट करता है, आर्बिट्रेशन लॉ करता है। कंटेंट इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, तो इसका नाम क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। हमारी जितनी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इस एक्ट के अंडर आती हैं या ये एक्ट उन्हें रेगुलेट करता है। विच इज़ द रेलिवेंट इंटरनेशनल लॉ ऑफ which is the relevant Indian law of international commercial arbitration and conciliation। तो ये क्या आपका जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका है ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। दिस एक्ट रिप्लेस्ड द प्रीवियस आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1937 एंड द फॉरेन अवार्ड एक्ट 1961। तो ये हमारे तीन पुराने एक्ट थे जिनको रिप्लेस करके या मॉडिफाई करके किसे बनाया गया है, 1996 एक्ट को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1996 एक्ट इज़ टू मेक द इंडियन लॉ मोर एक्सेप्टेबल टू इंटरनेशनल लेवल। मतलब हमारे जो लॉ हैं, हमारे जो डिसीजन आए इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड हो, एक्सेप्ट हो, इसके लिए 1996 एक्ट को बनाया गया। द फ्रेश लॉ इज़ बेस्ड ऑन मॉडल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। हमारा जो लॉ बनाया गया है किसके बिहाफ पे, मॉडर्न लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ, हुज प्रोविजंस हैव बीन एडॉप्टेड बाय सेवरल कंट्रीज। और इनके जो कह सकते हैं इसी को काफ़ी कंट्रीज़ ने फॉलो किया है अपने रूल को बनाने के लिए या आर्बिट्रेशन और एक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। India enacted the present law to bring it to the international standards. It is the contained 86 section in part of 1 to 4 come into force on 25 जनवरी 1996। और हमारा जो ये एक्ट है ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को शो करता है। इस एक्ट के अंदर टोटल 86 सेक्शंस हैं 1 to 4 पार्ट के अंडर। और ये हमारा किस दिन से फोर्स में आया था, 25 जुलाई 1996। तो अब इसके हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले पार्ट में हमने बात करी 86 सेक्शन है, तो पहले पार्ट में आपके सेक्शंस 2 to 43 सेक्शंस के बारे में बताता है। तो ये बताता है आपको आपके आर्बिट्रेशंस के जनरल प्रोविजंस के बारे में, किस तरह आर्बिट्रेशंस होएगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या टाइम पीरियड होएगा, या आर्बिट्रेटर्स को कौन अपॉइंट करेगा। तो कह सकते हैं आर्बिट्रेशंस के जनरल प्रोविजंस के बारे में है ये। दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है सेक्शन 44 से सेक्शन 60। इसमें क्या कहा गया है कि एनफोर्समेंट ऑफ कर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। अगर कोई फॉरेन डिसीजन आता है आर्बिट्रेशन का तो उसे किस तरह एनफोर्स कराया जाएगा, इसमें वो दे रखा है हमारे मेरे में। पार्ट थर्ड में दिया है 61 to 81। इसके अंदर आपका कॉन्सिलेशन की प्रोसेस या उसके रूल्स रेगुलेशंस जनरल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। और पार्ट 4 है आपका 80 to 86। इसके अंदर आपका सप्लीमेंट्री प्रोविजंस कह सकते हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं, वो प्रोविजन जो सभी में कह सकते हैं अप्लीकेबल हैं या अप्लाई होते हैं। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर था। 4 पार्ट में हमारा ये 1996 एक्ट जो हमारा इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट है 1996, इसे 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। टोटल आपके 86 सेक्शन है। पहला पार्ट आर्बिट्रेशंस का है, जनरल प्रोविज़न। दूसरा है आपका एनफोर्समेंट ऑफ कर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। थर्ड है कॉन्सिलेशन। फोर्थ है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। अब देख लेते हैं हमारे फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो फीचर्स वही सब होंगे क्योंकि जो हमारा एक्ट है तो किस चीज़ का आर्बिट्रेशन का, तो उसी की एक एक टर्म्स को इन्होंने एक्सप्लेन करा है अपनी लैंग्वेज में या उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस रूल्स बनाए हैं।
तो इन्होंने काउंसिलेशन के बारे में अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस पहले डिफाइन करे हैं कि किस तरह काउंसिलेशन होएगी या किस तरह आप उसे करोगे। यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, arbitration agreement, applicable law, appointment of arbitrators, validity of arbitration clause, powers of the arbitrators, conduct of arbitration and the procedures, award, venue of arbitration, judicial intervention, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, मतलब अगर आपका कोई फ़ॉरेन डिसीजन आता है तो किस तरह उसे आप अप्लाई कराओगे। जुडिशियल इंटरवेंशन, मतलब कौन कौन जुडिशियल है उसमें जो इंटरवेन कर सकता है, आपका किस जगह पर आर्बिट्रेशन होएगा, किस तरह आप अपने डिसीजंस दोगे, आर्बिट्रेशन को करने के लिए उसका तरीका क्या होएगा, आर्बिट्रेटर्स की पावर क्या क्या होएंगी, वैलिडिटी, मतलब अगर आर्बिट्रेटर्स कोई डिसीजन देता है तो उसकी वैलिडिटी क्या होएगी, आर्बिट्रेटर्स को कौन अपॉइंट करेगा या किस लॉ को रूल करेंगे। तो कह सकते हैं इन्हीं सब के बारे में आपके फीचर्स में डिफ़ाइन कर रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका चैप्टर ये। तो ये यूनिट आपकी ख़त्म होती है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।